मैंने ब्लैक जैक को निचले तहखाने में फेंका है मादाम। तहखाने में गिरने से तो वो हलाक नहीं हो सकता, लेकिन अब मैंने उस तहखाने में इंतहा जहरीली गैस फैला दी है, जिसके असर से ब्लैक जैक एक लम्हे से भी कम वक्त में हलाक हो जाएगा और उसका जिस्म भी चंद लम्हों में गल सड़ जाएगा। मास्टर जोजो ने सफकाना लहजे में कहा, गुड, रियली वेरी गुड जोजो। इस जैसे मक्कार और धोखेबाज इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तुमने जो किया बहुत अच्छा किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्लॉस्टा ने कहा। थैंक यू मादाम, मास्टर जोजो ने खुश होते हुए कहा। तो क्लॉस्टा मास्टर जोजो के सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपनी जैकेट की खुफिया जेब से रेड नोटबुक निकाली और उसे मेज पर रख दिया। अब डॉक्टर साकिब के आईबी फॉर्मूले पर इसराइल में ही काम किया जाएगा और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इसराइल की मिल्कियत होगा, सिर्फ अजीम इसराइल की मिल्कियत। क्लॉस्टा ने कहा, सॉरी मादाम, आईबी पर इसराइल में नहीं बल्कि ग्रेटलैंड में काम होगा। अचानक मास्टर जोजो ने बदले हुए लहजे में कहा तो क्लॉस्टा बुरी तरह चौंक कर मास्टर जोजो की तरफ देखने लगी। मास्टर जोजो के चेहरे की बदली हुई कैफियत देखकर क्लॉस्टा हैरान रह गई। मास्टर जोजो, जो हर वक्त उसके आगे पीछे बिछा जाता था और उसके अहकामात पर अमल करना अपना फर्ज समझता था, इस वक्त इंतहा खौफनाक और बेरहम दरिंदा नजर आ रहा था। उसकी आंखों में बेपनाह मक्कारी और अय्यारी नजर आ रही थी। उसी लम्हे क्लॉस्टा को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया हो। वो कुर्सी के साथ उस बुरी तरह से चिपक गई थी जैसे लोहा मैग्नेटिक से चिपकता है। क्लॉस्टा अपने जिस्म को मामूली सी भी जंबिश न दे पा रही थी। ग्रेटलैंड, ये तुम क्या कर रहे हो जोजो? तुम? क्लॉस्टा ने हैरत से उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देखते हुए कहा, हाँ मादाम, मैं इसराइल का नहीं बल्कि ग्रेटलैंड का वफादार हूँ। ग्रेटलैंड को इस फार्मूले की कुछ खबर न थी। आपके जरिए जब मुझे इस फार्मूले का पता चला तो मैंने हेडक्वार्टर बात की। हाई अथॉरिटी ने इस फार्मूले में दिलचस्पी लेते हुए मुझे हुक्म दिया कि मैं इस फार्मूले का हर सूरत में ग्रेटलैंड के मफादात के लिए हासिल करूं, इसलिए मैं आपके साथ काम करता रहा। अब ये रेड नोटबुक इसराइल नहीं बल्कि ग्रेटलैंड जाएगी, मास्टर जोजो ने कहा। तो क्लॉस्टा का चेहरा गैस व गजब से बिगड़ता चला गया। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जोजो, तुम मेरे साथ डबल क्रॉस नहीं कर सकते, क्लॉस्टा ने चीखते हुए कहा। सॉरी माता, आई एम रियली सॉरी, मास्टर जोजो ने जहरीले अंदाज में कहा। तो क्लॉस्टा गुर्रा कर रह गई। वो जिस बुरी तरह से कुर्सी से जकड़ी हुई थी उसका बस नहीं चल रहा था, वरना मास्टर जोजो को भूखी शेरनी की तरह चीर फाड़ कर रख देती। सोच लो जोजो, तुम्हारी ये हरकत इसराइली हुक्म से छुपी नहीं रहेगी। मैं हेडक्वार्टर को तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। अगर मैं जिंदा इसराइल न पहुंची तो इसराइली एजेंट यहाँ आकर तुम्हारा इस कदर भयानक हशर करेंगे जिसका तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते, क्लॉस्ट ने कहा। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं मादाम, मास्टर जोजो ने कहा। क्या तुम मुझसे सौदा कर सकते हो? क्लॉस्टर ने बदले हुए लहजे में कहा। कैसा सौदा? मास्टर जोजो ने चौंक कर कहा। रेड नोटबुक तुम रख लो और मुझे यहाँ से जाने दो। ब्लैक जैक को तो तुम हलाक कर ही चुके हो। मैं वापस जाकर हाई अथॉरिटी को रिपोर्ट दे दूंगी कि आईबी ब्लैक जैक के पास है और वो मुझसे धोखे से फार्मूला हासिल करके निकल गया है, क्लॉस्टर ने कहा। मैं अहमक नहीं हूँ मादाम, आपको जिंदा छोड़कर मैं अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। इसराइली हुक्काम मेरे खिलाफ कुछ करे ना करे, मगर आप खामोश रहने वाली नहीं है। आप मुझसे जाती इंतकाम लेने पर उतर आएंगी, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मास्टर जोजो ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। मैं तुमसे वादा करती हूँ जोजो, मैं यहाँ से निकलते ही तुम्हें भूल जाऊंगी, तुमसे इंतकाम लेने का ख्याल तक दिल में नहीं लाऊंगी, क्लॉस्टर ने परेशानी के आलम में होंठ भींचते हुए कहा। सॉरी मादाम, ऐसा नहीं हो सकता, मास्टर जोजो ने कहा। और उसके साथ ही अचानक क्लॉस्टा की कुर्सी के नीचे खला सा नमूदार हुआ और क्लॉस्टा कुर्सी समेत उस खला में गिरती चली गई। उसके खला में गिरते ही खला दोबारा बराबर हो गया। क्लॉस्टा को खला में फेंकते ही मास्टर जोजो कुर्सी से उठा और उसने हाथ बढ़ाकर मेज पर पड़ी हुई रेड नोटबुक उठा ली। अब ग्रेटलैंड में मेरा मकाम बढ़ जाएगा। हाई अथॉरिटी ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं आईबी का फॉर्मूला हासिल कर लूं तो वो मुझे ग्रेटलैंड के ग्रेट एजेंटों में शामिल कर लेंगे और मेरे इख्तियारात वसी कर दिए जाएंगे। मेरा बैंक बैलेंस हजारों गुना बढ़ जाएगा और मैं दुनिया का एक बहुत बड़ा लॉर्ड बन जाऊंगा। ग्रेट लॉर्ड मास्टर जोजो, मास्टर जोजो ने दीवानगी के आलम में कहा लगाते हुए कहा। उसने सुर्ख डायरी खोली और फिर पहले सफे पर नजर पड़ते ही वो इस बुरी तरह से उछला जैसे उसकी कुर्सी में हजारों वोल्ट करंट दौड़ गया हो। सफे पर लिखा था, ब्लैक जैक और मादाम क्लॉस्टा को ब्लैक रेड नोटबुक हासिल करने पर अली इमरान एमएससी डीएससी ऑप्शन की मुबारकबाद कबूल हो। ओ, इसका मतलब है अली इमरान मुझे भी बेवकूफ बना गया है। उसने एसएसआर से पहले ही असल रेड नोटबुक निकाल ली थी और उसकी जगह ब्लैक नोटबुक रख दी थी, मास्टर जोजो ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। और फिर उसने रेड नोटबुक मेज पर रखी और दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर बला की मायूसी और परेशानी थी। कुछ देर बाद उसने रेड नोटबुक उठाई और उसे पूरी कुव्वत से सामने दीवार पर दे मारा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा इमरान, आईबी का फॉर्मूला मैं तुमसे हासिल करूंगा, हर कीमत पर और हर हाल में।
मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे फॉर्मूले को बचाकर कहाँ ले जाते हो। मैं आ रहा हूँ। ब्लैक जैक और क्लॉस्टर को तो मैंने खत्म कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हारा इस कदर भयानक हश्र करूंगा कि सदियों तक तुम्हारी रूह बिलबिलाती रहेगी। आईबी का फॉर्मूला मैं हर सूरत में हासिल करूंगा। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ इमरान। अचानक मास्टर जोजो ने ऐसे अंदाज में कहना शुरू कर दिया जैसे उस पर यकलक दीवानगी का दौरा पड़ गया हो। गम व गुस्से से उसका बुरा हाल हो रहा था। उसका चेहरा सुर्ख और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। फिर वो एक झटके से उठा और इंतहाई गुस्सीले अंदाज में चलता हुआ अपने ऑफिस से बाहर निकलता चला गया। ब्लैक जैक ने रिस्ट वॉच के शीशे को मखसूस अंदाज में घुमाकर दबाया तो अचानक उसका सारा जिस्म तेज रोशनी में नहा गया। दूसरे ही लम्हे वो इस रोशनी में जम होकर इमरान के फ्लैट से गायब हो गया था। गायब होते ही ब्लैक जैक के जहन और आंखों के सामने तेज रोशनी से छा गई, मगर दूसरे ही लम्हे उसके जहन और आंखों के सामने ये रोशनी खत्म हुई तो वो अचानक एक शीशे के बड़े और गोल सुतून में नमोदार हो गया। एक्रिमिया से पाकिस्तान में आकर उसने सबसे पहले अपने लिए एक हेडक्वार्टर मुंतखब किया था, जहां उसने अपनी मखसूस मशीनरी मंगवाकर एडजस्ट की थी। ब्लैक जैक जब कभी और जिस मिशन पर भी जाता था सबसे पहले वो अपने हेडक्वार्टर को मैनेज करता था। वो चूंकि एक बहुत बड़ा साइंसदान था, इसलिए मिशन की कामयाबी और नाकामी दोनों पर इन्हिसार करते हुए वो तमाम इंतजाम करता था। पहले तो वो मुश्किल से मुश्किल हालात का मुकाबला करने की कोशिश करता था। अपनी साइंसी इजादात से वो दुश्मनों पर बरतरी पाने की हर मुमकिन कोशिश करता था, लेकिन जब वो किसी शदीद मुश्किल में फंस जाता और उसके बच निकलने का कोई चांस बाकी न रहता, तब वो राह फरार इख्तियार करने के लिए अपनी स्पेशल इजाद को इस्तेमाल करता था। इस इजाद का नाम उसने अपने नाम की मुनासिबत से इनविजिबल जैक रखा था, जिसे कोड में वो आईजे कहता था। आईजी का फंक्शन उसने अपने रिस्ट वॉच में एडजस्ट कर रखा था, जिसके डायल पर लगे शीशे को वो मखसूस अंदाज में घुमाकर प्रेस करता तो उसका जिस्म रोशनी में जम होकर गायब हो जाता और वो अपने हेडक्वार्टर में बनाए हुए एक स्पेशल शीशे के सुतून में नमोदार हो जाता था। आईजी वॉच को उसने इस शीशे के सुतून के साथ सेट कर रखा था। वो कहीं से भी गायब होता, आकर वो इसी शीशे के सुतून में ही जाहिर होता था। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। इमरान के हाथों शिकस्त खाकर उसने वहां से निकल जाने में ही आफियत समझी थी और गायब होकर वापस हेडक्वार्टर में आ गया था। शीशे के सुतून के साथ एयर टाइट दरवाजा था। वहां नमूदार होकर उसने दरवाजा खोला और सुतून से निकलकर बाहर आ गया। गुस्से, नफरत और परेशानी से उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। इमरान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त खाकर उसके चेहरे पर कदरे शर्मिंदगी और शिकस्तगी के तासुरात भी नुमाया थे। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इमरान उसके साइंसी आलात का इस आसानी से तोड़ कर लेगा, मगर इमरान ने न सिर्फ उसके साइंसी आलात का तोड़ कर लिया था, बल्कि दस्त बदस्त लड़कर उस पर सबकत भी हासिल कर ली थी। शीशे के सुतून से निकलकर वो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वो एक शीशे के कैबिन में आ गया था, जो उसका कंट्रोल रूम था। फिर कुर्सी पर बैठकर वो इमरान के बारे में सोचने लगा। इमरान उसकी तवक्को से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ था, जिससे ब्लैक जैक पर वाज़ेह हो गया था कि वो इमरान से आसानी से जीरो की हासिल नहीं कर सकेगा। इसलिए उसने गायब होने से एक लम्हा कबल सोफों के नीचे छुपाए हुए फायर ब्लास्टर्स ऑन कर दिए थे, जिससे उसे यकीन था कि इमरान इन फायर ब्लास्टर्स से किसी सूरत नहीं बच सकेगा। इन फायर ब्लास्टर्स के ऑन होते ही उस कमरे में हर तरफ आग भड़क उठी थी, जो एक लम्हे में हर चीज को जलाकर राख बना देने की सलाहियत रखती थी। जिस वक्त ब्लैक जैक ने फायर ब्लास्टर्स ऑन किए थे, उस वक्त इमरान उस कमरे में मौजूद था। उसे यकीन था कि फायर ब्लास्टर्स के ऑन होते ही इमरान भी उसी लम्हे जलकर राख बन गया होगा। इमरान को तो उसने अपनी दानिश में हलाक कर दिया था। उसके साथ ही जीरो की का हुसूल भी खत्म हो गया था। इसलिए ब्लैक जैक आईबी के फॉर्मूले के लिए परेशान था। वो सोच रहा था कि एमसी मशीन से उसने जो डॉक्टर साकिब का माइंड कैच किया था, वो अब उसके लिए कतई तौर पर नाकारा हो गया था, जिससे वो कोई फायदा हासिल नहीं कर सकता था। ब्लैक जैक हकीकतन एक डबल क्रॉस एजेंट था। आईबी फॉर्मूले के हुसूल के लिए गो से एक्रिमिया ने ही हायर किया था, लेकिन एक साइंसदान होने की वजह से ब्लैक जैक इस फॉर्मूले की अहमियत से अच्छी तरह आगाह था। उसने फौरी तौर पर सुपर पावर्स ममालिक से राब्ते करके इस फार्मूले के लिए सौदेबाजी भी कर ली थी। फार्मूले के हुसूल के लिए चूंकि खुद ब्लैक जैक काम कर रहा था, इसलिए सुपर पावर्स ममालिक ने उसकी ऑफर को फौरन कबूल कर लिया था। ब्लैक जैक ने उन्हें फार्मूले की अहमियत के बारे में तो तफसील बता दी थी, लेकिन वो चूंकि एक ज़हीन और इंतहाई शातिर एजेंट था, इसलिए उसने इस फार्मूले के मौजिद और उस मुल्क का नाम नहीं बताया था जहाँ इस फार्मूले पर काम हो रहा था, और इस फार्मूले का कोड नाम उसने एलआई ओप्स को तजवीज़ किया था। इसलिए कोई इस फार्मूले को उसके असली नाम से नहीं जान सकता था, वरना इस फार्मूले के हुसूल के लिए यकीनन कई मुल्कों की एजेंसियां हरकत में आ जाती। ब्लैक जैक क्लॉस्टर को खुसूसी तौर पर इसराइल से इसी मकसद के लिए साथ लाया था कि वो फार्मूले के हुसूल के लिए फील्ड वर्क करे और एक्रिमिया और इसराइल को यही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि फार्मूले के हुसूल के लिए सारा काम क्लॉस्टर ने ही किया था।
उसके बाद वो क्लॉस्टर से खुद फार्मूला हासिल कर लेता और उसके जहन को वॉश करके उसके जहन में ये फिट कर देता कि उसकी गलती की वजह से फार्मूला जाया हो गया है। ब्लैक जैक ने क्लॉस्टर के जिस्म में भी CR इंजेक्ट कर रखा था, जिसके बारे में क्लॉस्टर को इल्म नहीं था। यही वजह थी कि उसने क्लॉस्टर को डॉक्टर साकिब के तहरीर करदा फार्मूले की तलाश और उसको हासिल करने का फ्री हैंड दे रखा था। उसे यकीन था कि क्लॉस्टर अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाकर इस फार्मूले को यकीनन हासिल कर लेगी। डॉक्टर साकिब के लॉक्ड माइंड को तो वो ओपन नहीं कर सका था, लेकिन बहरहाल अब इस फार्मूले के हुसूल का मुमकिन था। ब्लैक जैक ने कंट्रोल रूम में आते ही विजन स्क्रीन ऑन की और कंप्यूटराइज मशीन से क्लॉस्टर को स्क्रीन पर लाकर उसकी अमली सरगर्मियों पर अपनी रिकॉर्ड शुदा फिल्म देखने लगा। इस फिल्म को देखने से ही उसे क्लॉस्टर और मास्टर जोजो के बारे में पता चला था। ये देखकर ब्लैक जैक को मास्टर जोजो पर शदीद गुस्सा आया था कि उसने क्लॉस्टर को न सिर्फ उसकी हकीकत से आगाह कर दिया था, बल्कि उसने क्लॉस्टर को ऐसी मशीनों से भी गुजारा था जिससे क्लॉस्टर को पता चल गया था कि ब्लैक जैक ने उसके लिबास में कौन से आलात छुपा रखे थे। मास्टर जोजो ने उन आलात को जाया कर दिया था। ये तो CR था जो क्लॉस्टर के जिस्म के अंदर उसके दिमाग में मौजूद था, वरना वाकई वो क्लॉस्टर को गुम कर बैठता। CR ना तो किसी तरह से चेक हो सकता था और ना ही उसे किसी के जिस्म से निकाला जा सकता था। फिर इसी CR की वजह से ही ब्लैक जैक ने फिल्म में देखा जब क्लॉस्टर ने मास्टर जोजो और उसके साथियों के साथ ओल्ड फोर्ट पर रेड करके वहां से रेड नोटबुक हासिल कर ली थी। क्लॉस्टर और मास्टर जोजो के कहने के मुताबिक IB नामी फार्मूला इसी रेड नोटबुक में था। ब्लैक जैक चूंकि कंप्यूटराइज मशीन से सुपर क्लब को पहले ही देख चुका था, इसलिए उसने जब क्लॉस्टर और मास्टर जोजो की बातें सुनी कि वो रेड नोटबुक लेकर सुपर क्लब जा रहे हैं, तो ब्लैक जैक ने फौरन एक मशीन पर सुपर क्लब का नक्शा फिक्स किया और साइंसी मशीनों से उसने सुपर क्लब में दाखिल होने के तमाम खुफिया रास्ते देख लिए और वहाँ हिफाजती इंतजामात को भी उसने अच्छी तरह से समझ लिया था। चुनांचे वो मास्टर जोजो और क्लॉस्टर से रेड नोटबुक हासिल करने के लिए फौरन अपने हेडक्वार्टर से निकलकर सुपर क्लब पहुंच गया था। खुफिया रास्ते से सुपर क्लब में दाखिल होकर वो मास्टर जोजो के ऑफिस में आ गया। उसने मास्टर जोजो के ऑफिस की तलाशी ली तो उसे मास्टर जोजो के खुफिया लॉकर से एक ऐसी फाइल मिल गई जिसमें मास्टर जोजो के चंद खुफिया अड्डों और उसके खास आदमियों के नाम व पते लिखे थे। ब्लैक जैक ने उस फाइल को मोड़कर अपने कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया और फिर वो मास्टर जोजो के ऑफिस से निकलकर उस खुफिया जगह पर आ छुपा जहां से वो मास्टर जोजो के ऑफिस में दाखिल हुआ था। फिर जैसे ही मास्टर जोजो और क्लॉस्टर वहां पहुंचे, ब्लैक जैक उस खुफिया रास्ते से निकलकर उनके सामने आ गया। उसे अचानक वहां आते देखकर न सिर्फ मास्टर जोजो बल्कि क्लॉस्टर भी बौखला गई थी, मगर फिर मास्टर जोजो ने निहायत चालाकी से काम लेते हुए अचानक फर्श गायब करके उसे एक तहखाने में फेंक दिया था। तहखाने में गिरते ही ब्लैक जैक बौखला गया था। गो वो ज्यादा बुलंदी से नहीं गिरा था, इसलिए उसे चोट तो न आई थी, मगर जिस तहखाने में वो गिरा था वो चारों तरफ से बंद था। वहां न कोई दरवाजा नजर आ रहा था और न ही कोई खिड़की या रोशनदान। ऊपर फर्श भी उसके गिरते ही दोबारा बराबर हो गया था, जिसकी वजह से वहां अच्छा खासा अंधेरा सा छा गया था। पहले तो ब्लैक जैक को कुछ समझ में न आया कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर जैसे उसकी समझ में आया कि ये सारी कारस्तानी मास्टर जोजो की है, तो गम व गुस्से से उसका बुरा हाल हो गया था। उसी लम्हे अचानक उसकी नाक से एक नामानुस सी बू टकराई तो ब्लैक जैक बेख्तियार चौंक पड़ा, मगर दूसरे ही लम्हे उसके होठों पर इंतहाई जहरीली मुस्कुराहट फैलती चली गई। जहरीली गैस, तो मास्टर जोजो ने मुझे हलाक करने के लिए यहाँ जहरीली गैस फैला दी है, ब्लैक जैक ने खुद कलामी करने वाले अंदाज में कहा। उसने चूंकि हर किस्म की जहरीली और बेहोश कर देने वाली गैसों से बचने वाली खास गोलियां खा रखी थी, इसलिए वो मुतमईन था कि जहरीली गैस का उस पर कोई असर नहीं होगा, और यही हुआ था। ब्लैक जैक को नाक में जलन का एहसास तो जरूर हो रहा था, लेकिन उस पर जहरीली गैस का कोई असर ना हो रहा था। तुमने ब्लैक जैक का शिकार करके अपनी मौत बेहद भयानक बना ली है मास्टर जोजो, ब्लैक जैक ने कुर्राते हुए कहा। उसने अंदरूनी जेब से एक लाइटर निकाला और उस पर लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। लाइटर से आग का शोला निकलने की बजाय तेज लाइट निकलने लगी, जैसे वो हल्के पावर की टॉर्च हो। ब्लैक जैक उस पर लगे हुए बटन को वक्फे से दबाने लगा, जिससे लाइटर से निकलने वाली रोशनी तेज होने लगी और फिर कमरे में लाइटर से निकलने वाली रोशनी इस कदर तेज होकर फैल गई जैसे वहां 1000 पावर का बल्ब रोशन कर दिया गया हो। ब्लैक जैक उस रोशनी में तहखाने को देखने लगा। ये एक हॉलनुमा बड़ा सा कमरा था जहां वाकई न कोई दरवाजा दिखाई दे रहा था और न खिड़की या रोशनदान। कमरे की दीवारें फैला दी थी और कमरा हर किस्म के सामान से यकसर आरी था। अलबत्ता वहां इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों का ढेर जरूर नजर आ रहा था। शायद मास्टर जोजो अपने दुश्मनों को इस तहखाने में पहनकर और वहां जहरीली गैस फैलाकर उन्हें हलाक करता था, और फिर वो वहीं बड़े बड़े हड्डियों के ढांचे बन जाते थे। वहां 2-3 ऐसी लाशें भी पड़ी थी जिनसे मालूम होता था कि उन्हें इस तहखाने में फेंके हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था, क्योंकि लाशें गल सड़ जरूर रही थी मगर वो हड्डियों का ढांचा नहीं बनी थी।
ब्लैक जैक ने जहरीली और बेहोश कर देने वाली गैसों से बचने के लिए गोलियां खा रखी थी, इसलिए उसे तहखाने में फैली हुई ताउफून का भी कोई एहसास न हो रहा था। अभी ब्लैक जैक कमरे का जायजा ले रहा था कि अचानक उसके सर पर सरर की आवाज के साथ ही खलासा नमूदार हुआ और फिर एक इंसानी जिस्म कुर्सी समेत एक धमाके से वहां आ गिरा। साथ ही तेज निस्वानी चीख भी सुनाई दी थी। उस चीख को सुनकर ब्लैक जैक बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि वो चीख क्लॉस्टा की थी। क्लॉस्टा कुर्सी समेत गिरी थी और वो बुरी तरह से गिरी थी। उसके शायद सर पर गहरी चोट लगी थी, क्योंकि गिरते ही वो चंद्र में तड़पने के बाद साकित हो गई थी। क्लॉस्टा को इस तरह वहां गिरते और बेहोश होते देखकर ब्लैक जैक बुरी तरह से चौंक पड़ा था। वो तेजी से क्लॉस्टा की तरफ लपका। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्लॉस्टा इस तहखाने में कैसे आ गिरी है। क्या उसे मास्टर जोजो ने वहां फेंका था? लेकिन क्यों? मास्टर जोजो तो क्लॉस्टा का दस्तराज था। ब्लैक जैक ने सोचा। फिर उसने जल्दी जल्दी क्लॉस्टा की तलाशी ली, मगर उसके पास रेड नोटबुक नहीं थी, जिससे ब्लैक जैक को यकीन हो गया कि मास्टर जोजो ने भी शायद क्लॉस्टा के साथ गेम खेली थी। उसने क्लॉस्टा से रेड नोटबुक हासिल करके उसे तहखाने में फेंक दिया था, जहां जहरीली गैस क्लॉस्टा को हलाक कर सकती थी। जहरीली गैस का ख्याल आते ही ब्लैक जैक बेख्तियार उछल पड़ा। उसने कुछ सोचा और फिर उसने अपने लिबास की खुफिया जेब से प्लास्टिक की डबिया में से पैक शुदा एक छोटे साइज का इंजेक्शन निकाल लिया, जिसमें जर्द रंग का सिग्नल भरा हुआ था। ब्लैक जैक ने डबिया को मखसूस अंदाज में खोलकर उसमें से इंजेक्शन बाहर निकाला और फिर उसने जल्दी से इंजेक्शन पर लगा कैप हटाया और उसने क्लॉस्टा की गर्दन मोड़कर उसकी गर्दन की एक मखसूस रग को जोर से दबाकर उभार लिया। फिर उसने उस उभरी हुई रग में इंजेक्शन की सुई उतारी और इंजेक्शन का सिग्नल उस रग में आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट करने लगा। इंजेक्शन खाली करके उसने क्लॉस्टा की गर्दन से सुई निकाली और खाली इंजेक्शन को उसने एक तरफ उछाल दिया। इस असना में क्लॉस्टा के जिस्म को हल्के हल्के झटके लगना शुरू हो गए थे। उसका रंग नीला होता जा रहा था। शायद बेहोशी की हालत में कमरे में फैली हुई जहरीली गैस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन ब्लैक जैक मुतमईन था। उसने क्लॉस्टा की गर्दन की मखसूस रग में जो इंजेक्शन लगाया था, उस जहरीली और बेहोश कर देने वाली गैस के असरात को खत्म करने वाला था। चंद ही लम्हों में क्लॉस्टा का रंग बदलने लगा और फिर देखते ही देखते उसका रंग नॉर्मल हो गया। उसी लम्हे क्लॉस्टा ने कराहते हुए आंखें खोल दी। एक लम्हे के लिए तो वो खाली खाली नजरों से ब्लैक जैक को देखती रही। फिर जैसे ही उसका शऊर जागा और उसने खुद पर ब्लैक जैक को झुके पाया, तो वो एक झटके से उठकर बैठ गई। तुम? क्लॉस्टा ने ब्लैक जैक की जानिब तेज और गुस्सैली नजरों से देखते हुए कहा। हाँ, क्यों मुझे जिंदा देखकर हैरान हो रही हो? ब्लैक जैक ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। क्लॉस्टा तेजी से उठकर खड़ी हो गई थी। उसे अपनी नाक में तेज जलन का एहसास हो रहा था। ये जलन कैसी है? मैं क्लॉस्टा ने चुटकी में अपनी नाक पकड़ते हुए कहा। मास्टर जोजो ने यहाँ जहरीली गैस फैला रखी है, ब्लैक जैक ने कहा। तो क्लॉस्टा बेख्तियार उछल पड़ी। उसकी आंखों में वहशत और चेहरे पर यकलक बेपनाह खौफ उभर आया था। जहरीली गैस? उसने खौफ भरे लहजे में कहा। हाँ, मास्टर जोजो ने तुम्हें यहाँ फेंका तो उसी वक्त तुम पर जहरीली गैस ने असर करना शुरू कर दिया था। मैंने तुम्हारी जान खतरे में देखकर तुम्हें फौरन एक इंजेक्शन लगा दिया था, जिसकी वजह से जहरीली गैस का तुम पर से असर खत्म हो गया था। अब जहरीली गैस से तुम्हें नाक में जलन का एहसास तो जरूर हो रहा है, मगर इसके खतरनाक असरात से तुम बिल्कुल महफूज हो। ब्लैक जैक ने कहा। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई तुमने मेरी जान बचाई है? क्लॉस्टा ने ब्लैक जैक की जानिब यकीन न आने वाली नजरों से देखते हुए कहा। हाँ, तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो। मैं भला तुम्हें इस आसानी से कैसे मरने दे सकता था? ब्लैक जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह गॉड, मैं कभी ख्वाब में भी ये सोच ना सकती थी कि मास्टर जोजो मेरे साथ ऐसा कर सकता है और वो इसराइल से गद्दारी का मुर्तकब हो सकता है। क्लॉस्टा ने कहा। उसके चेहरे पर यकलक मास्टर जोजो के लिए इंतहाई नफरत और गुस्सा ऊद आया था। क्या मतलब? उसकी बात सुनकर ब्लैक जैक ने चौंक कर कहा। मास्टर जोजो ग्रेटलैंड का एजेंट है, क्लॉस्टा ने कहा। और उसकी बात सुनकर ब्लैक जैक मुहावरतन नहीं हकीकतन उछल पड़ा था। उसकी आंखों में बेपनाह तहरीर और परेशानी थी। उसी वक्त क्लॉस्टा की नजर ब्लैक जैक की लंबी नाल वाले चपटे पिस्टल पर पड़ी, जो उसके करीब पड़ा था। ग्रेटलैंड? मास्टर जोजो ग्रेटलैंड का एजेंट है, ये तुम क्या कह रही हो? ब्लैक जैक ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे क्लॉस्टा की बात का यकीन न आ रहा हो। हाँ, उसने मेरे साथ गेम खेली थी। वो ग्रेटलैंड का एजेंट है, क्लॉस्टा ने कहा। और फिर उसने ब्लैक जैक को मास्टर जोजो के साथ होने वाली बातचीत के बारे में बता दिया। वेरी बैड, रियली वेरी बैड। मास्टर जोजो और ग्रेटलैंड का एजेंट? यकीन नहीं आ रहा। मगर ब्लैक जैक ने होंठ भींचते हुए कहा। उसने सारा चक्कर मुझसे रेड नोटबुक हासिल करने के लिए चलाया था। क्लॉस्टा ने होंठ भींचते हुए कहा। यह बहुत बुरा हुआ है क्लॉस्टा। रेड नोटबुक अगर ग्रेटलैंड पहुंच गई तो इसराइल और एक्रीमिया हमें कभी माफ नहीं करेंगे। ब्लैक जैक ने कहा। हूँ, तुम भी तो मुझसे रेड नोटबुक हासिल करने के लिए आए थे। मुझे तुम्हारे इरादों का अच्छी तरह इल्म है ब्लैक जैक। क्लॉस्टा ने एक बार फिर उसकी जानिब खुशमगी निगाहों से घूरते हुए कहा।
उसने वहां गिरा हुआ ब्लैक जैक का लंबी नाल वाला चपटा पिस्टल खामोशी से उठाकर अपने लिबास में छुपा लिया था। ये इन बातों का वक्त नहीं है क्लॉस्टा, हमें हर हाल में मास्टर जोजो को रोकना होगा। अगर वो रेड नोटबुक लेकर निकल गया तो हमारी सारी मेहनत अकारण चली जाएगी, ब्लैक जैक ने तेज लहजे में कहा। उसने जल्दी से रिस्ट वॉच का बटन खींचा और उसे घुमाने लगा। दोनों सुइयां 3 बार एडजस्ट करके उसने बटन को प्रेस कर दिया और फिर अंगूठे से बटन को मुसलसल प्रेस करता चला गया। उसी लम्हे डायल पर लगा हुआ एक सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा। ये तुम क्या कर रहे हो? क्लॉस्टर ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन ब्लैक जैक ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो मुसलसल बटन प्रेस करता जा रहा था। फिर यकलक सुर्ख बल्ब बुझ गया और उसकी जगह सब्ज बल्ब रोशन हो गया। ये देखकर ब्लैक जैक की आंखों में चमक सी आ गई। हेलो हेलो, बीजे कॉलिंग ओवर। उसने रिस्ट वॉच को अपने मुंह के करीब करते हुए जोर जोर से कहा। यस डीएस अटेंडिंग यू ओवर। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। ब्लैक जैक स्पीकिंग ओवर। ब्लैक जैक ने कहा। ओ यस बॉस, हुक्म ओवर। दूसरी जानिब से मद्यपान लहजे में कहा गया। डगलस, फौरी तौर पर एक जगह रेड करने के लिए तुम कितने आदमी तैयार कर सकते हो और कितनी देर में? ओवर। ब्लैक जैक ने कहा। आप हुक्म करें बॉस, आपको कितने आदमियों की जरूरत है? ओवर। डगलस ने कहा। मास्टर जोजो को जानते हो? ओवर। ब्लैक जैक ने कहा। मास्टर जोजो, सुपर क्लब का मास्टर जोजो? ओवर। दूसरी तरफ से चौंकते हुए लहजे में कहा गया। यस ओवर। ब्लैक जैक ने कहा। यस बॉस, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। ओवर। डगलस ने कहा। तो सुनो, तुम्हें अपने आदमियों के साथ फौरी तौर पर सुपर क्लब में रेड करना है। मैं तुम्हें क्लब का तफसीली नक्शा और खुफिया रास्तों के बारे में बता देता हूँ। तुम अपने मुसल्ला आदमियों को लेकर आओ और सुपर क्लब की ईंट से ईंट बजा दो। क्लब में जो नजर आए उसे उड़ा देना, लेकिन ये याद रखना, मुझे मास्टर जोजो जिंदा चाहिए, हर सूरत में और हर हाल में। ओवर। ब्लैक जैक ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस बॉस ओवर। डगलस ने कहा। तो ब्लैक जैक ने सुपर क्लब का नक्शा और खुफिया रास्तों के बारे में तफसील बता दी। फिर उसने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया। मास्टर जोजो ग्रेटलैंड का एजेंट है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे आदमियों से कवर कर लेंगे? क्लॉस्टर ने मुंह बनाते हुए कहा। डगलस मेरा साथी है और उसे कैसे काम करना है ये वो अच्छी तरह जानता है। उसके मुकाबले में मास्टर जोजो तो क्या, ग्रेटलैंड के सुप्रीम एजेंट्स भी आ जाए तो वो उसके हाथों बचकर नहीं जा सकेंगे। ब्लैक जैक ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। कुछ भी हो ब्लैक जैक, लेकिन एक बात याद रखना, मैं रेड नोटबुक तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। उस रेड नोटबुक को मैंने एसएसआर से हासिल किया है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आईबी के फॉर्मूले पर सिर्फ और सिर्फ इसराइल में ही काम होगा। क्लॉस्टर ने ब्लैक जैक की जानिब गुस्सैली नजरों से देखते हुए कहा। उस रेड नोटबुक को तुम इसराइल में तब ले जा सकोगी ना जब इस कैद खाने से बाहर निकलोगी। ब्लैक जैक ने भी जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? क्लॉस्टर ने चौंक कर कहा। मतलब ये कि मैं जा रहा हूँ, तुम इस कैद खाने से निकल सकती हो तो निकल जाओ, ब्लैक जैक ने कहा। और उसके साथ ही उसने रिस्ट वॉच का शीशा घुमाया और अंगूठे से शीशे पर दबाव डाल दिया। उसी लम्हे ब्लैक जैक के जिस्म में बिजली की सी लहरें चमकी और फिर उसका पूरा जिस्म तेज रोशनी में नहा गया। ये देखकर क्लॉस्टा तेजी से उस पर झपट पड़ी और उसने यकलक ब्लैक जैक को पकड़ लिया। इससे पहले कि ब्लैक जैक कुछ करता, यकबारगी रोशनी तेज हुई और वो दोनों अचानक वहां से गायब हो गए। क्लॉस्टर ने बर वक्त गायब होते हुए ब्लैक जैक को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो भी ब्लैक जैक के साथ वहां से गायब हो गई थी। फिर वो दोनों उसी हेडक्वार्टर में मौजूद शीशे के सुतून में नमूदार हुए थे। सुतून चूंकि तंग था, इसलिए वो दोनों बुरी तरह से सुतून में फंसे हुए नजर आ रहे थे। क्लॉस्टर को चूंकि ब्लैक जैक ने पहले से ही अपनी इस हैरत अंगेज और अनोखी इजाद के बारे में बता रखा था, इसलिए ब्लैक जैक को गायब होते देखकर क्लॉस्टर ने उसे वहां से गायब होकर हेडक्वार्टर में वापस अकेले आने का मौका नहीं दिया था। वो भी उसके साथ हेडक्वार्टर में आ गई थी। तो तुम मेरे साथ ही चली आई हो, बहुत खूब, ब्लैक जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारा आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी, क्लॉस्टर ने तंसिया लहजे में कहा। ठीक है, मुझे क्या एतराज हो सकता है, आओ यहाँ से निकले, ब्लैक जैक ने कहा। और फिर उसने सुतून का दरवाजा खोल दिया। वो दोनों चूंकि सुतून में बुरी तरह फंसे हुए थे, इसलिए दरवाजा खुलते ही दोनों सुतून से बाहर आ गिरे थे। इससे पहले कि ब्लैक जैक उठता, क्लॉस्टर बिजली की सी तेजी से उठी और उसने अचानक ब्लैक जैक का लंबी नाल वाला चपटा पिस्टल निकालकर उसका रुख ब्लैक जैक की तरफ कर दिया था। उसके हाथ में अपना पिस्टल देखकर ब्लैक जैक एक तवील सांस लेकर रह गया और उसके होंठों पर एक बार फिर जहरीली मुस्कुराहट आ गई थी। क्लॉस्टर पिस्टल लेकर ब्लैक जैक के करीब आ गई। उसके तेवर बदले हुए थे और वो ब्लैक जैक की जानिब इंतहाई खुशमगी निगाहों से घूर रही थी। लगता है तुम मुझसे ज्यादा ग्रेटलैंड के एजेंट मास्टर जोजो पर अभी तक एतमाद कर रही हो, ब्लैक जैक ने मुंह बनाते हुए कहा। तो क्या उसने तुम्हारे बारे में जो बताया था वो गलत था? क्लॉस्टर ने कहा। हाँ, तुम्हें मास्टर जोजो ने मेरे बारे में जो कुछ बताया था वो बिल्कुल गलत था।
वो अपने मफाद के लिए तुम्हें मुझसे मुतनफर करना चाहता था। वो जानता था कि अगर रेड नोटबुक मेरे हाथ आ गई तो वो मुझसे इस रेड नोटबुक को किसी सूरत भी हासिल नहीं कर सकेगा, इसलिए उसने जानबूझकर तुम्हें मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। ब्लैक जैक ने कहा। और वो साइंसी आलात जिन्हें मास्टर जोजो ने अपने मशीनों से चेक किया था, उनके बारे में तुम क्या कहोगे? क्लॉस्टा ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। क्लॉस्टा, मैं तुम्हें इस कदर बेवकूफ नहीं समझता था। ब्लैक जैक ने इस अंदाज में कहा कि क्लॉस्टा बेख्तियार चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी, जैसे वो अंदाजा लगा रही हो कि ब्लैक जैक उससे क्या कहना चाहता हो। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? क्लॉस्टा ने न समझने वाले लहजे में कहा। मास्टर जोजो ने तुम्हारी कलाई से रिस्ट वॉच, एक रिंग और तुम्हारे कानों से टॉप्स उतारे थे। ब्लैक जैक ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ, क्लॉस्टा ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा कि ये तीनों चीजें मैंने तुम्हारी लाइल्मी में तब्दील की थी। ब्लैक जैक ने कहा। उसका अंदाज बाकायदा जरा करने वाला था। नहीं, तुमने तीनों चीजें मुझे खुद दी थी। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? क्लॉस्टा ने उसके अंदाज से हैरान होते हुए कहा। रिंग की वजह से मैं तुम्हें मॉनिटर करता था। तुम पर नजर रखना मेरे लिए जरूरी था कि अगर तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो मैं बर वक्त तुम्हारी मदद को आ सकूं। क्या तुम ये नहीं जानती थी? ब्लैक जैक ने कहा। हाँ, जानती थी। क्लॉस्टा ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। वॉच में ट्रांसमीटर है जिससे हम दूर नजदीक एक दूसरे से राब्ता कर सकते थे, और टॉप्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि इन टॉप्स से ऐसी रेस निकलती है जो ऐन उस वक्त ऑन होकर तुम्हारे सारे जिस्म के गिर्द हल्का बनाकर फैल जाती है जब किसी जगह शदीद फायरिंग हो रही हो। इस फायरिंग में अगर तुम उन गोलियों की बौछार की जद में आ जाओ तो कोई गोली तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। इन तीनों चीजों का मैंने तुम्हें अमली तजुर्बा भी करके दिखाया था। फिर तुम मास्टर जोजो के झांसे में कैसे आ गई कि मैं उन चीजों से तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ या तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, जबकि तुम्हें यह भी इल्म है कि माइंड को मशीन से कंट्रोल करने के लिए मुझे CR की जरूरत होती है, जिसे तुमने खुद डॉक्टर साकिब के जिस्म में इंजेक्ट किया था। अगर मुझे तुम्हें धोखा देना होता या तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करना होता तो मैं तुम्हारे जिस्म में लामहला CR इंजेक्ट करता। तुम इतना भी नहीं समझ सकी। ब्लैक जैक ने कहा तो क्लॉस्टा परेशानी और सोच में डूबी उसका चेहरा देखने लगी। उसे याद आ गया था कि वाकई ये तीनों चीजें उसे खुद ब्लैक जैक ने ही दी थी, और इन चीजों की इफादियत के बारे में भी उसे बता दिया था। जब वो मास्टर जोजो के क्लब में आई थी, वो तीनों चीजें उसके पास ही थी जिन्हें मास्टर जोजो ने उसे मशीन से गुजार कर उनकी निशानदही करके खुद उससे हासिल कर ली थी। उस वक्त मास्टर जोजो ने क्लॉस्टा को ब्लैक जैक के बारे में वाकई उलझा दिया था, जिसकी वजह से क्लॉस्टा उन चीजों को भूल गई थी। चलो मैं मान लेती हूँ, मास्टर जोजो मुझे डॉज देने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे जानबूझकर तुमसे मुतनफर करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम जिस अंदाज में उसके ऑफिस में मुझसे रेड नोटबुक हासिल करने आए थे वो क्या था? तुम्हें अपने अल्फाज याद है ना? क्लॉस्टा ने तंजिया लहजे में कहा। अच्छी तरह याद है। वो सब ड्रामा मैंने जानबूझकर मास्टर जोजो के लिए किया था। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो तुम्हें फौरन यरकमाल बना लेता और मुझसे बचने के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। ब्लैक जैक ने ठोस लहजे में कहा। मगर तहखाने में तो मास्टर जोजो नहीं था, तुम तो मुझे वहां अकेली छोड़कर यहाँ आ रहे थे। क्लॉस्टा ने कहा। उस वक्त मुझे सचमुच तुम्हारी बातों पर गुस्सा आ गया था। तुम मुसलसल मुझ पर शक कर रही थी। क्लॉस्टा, अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो मैं इस तहखाने में तुम्हारी जिंदगी क्यों बचाता? ब्लैक जैक ने बाकायदा दलील देते हुए कहा। हाँ, वाकई ये सोचने की बात है। क्लॉस्टा ने कहा। उसके खदो खाल खासे नरम पड़ गए थे। शायद वो ब्लैक जैक की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई थी। ये सच है क्लॉस्टा, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। धोखा, फरेब और तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? ब्लैक जैक ने चालाकी का मुजाहरा करते हुए कहा। न जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम पर एतमाद करूं। क्लॉस्टा ने सर झटकते हुए कहा। ये तुम्हारी अपनी सोच है। ब्लैक जैक ने कंधे उचकाते हुए कहा। ठीक है ब्लैक जैक, मैं तुम पर एक बार फिर भरोसा कर लेती हूँ। अगर मास्टर जोजो ने मेरे एतमाद को ठेस न पहुंचाई होती तो शायद मैं कभी तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा न करती। क्लॉस्टा ने कहा। थैंक गॉड, तुम मेरे साथ चलकर तो देखो, मुझे हर मामले में खरा ही पाओगी। ब्लैक जैक ने कहा। अब करना क्या है? रेड नोटबुक तो मास्टर जोजो ले गया है, उसने न जाने उसे कहाँ पहुंचा दिया होगा। इधर तुम भी डॉक्टर साकिब के लॉक माइंड को ओपन नहीं कर सके। इस बार हमारा मिशन खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। क्लॉस्टा ने मौजू बदलते हुए कहा। उसके लहजे में बेपनाह परेशानी का अंसर था। मैं अपने स्पेशल फोर्स को हरकत में ले आया हूँ। वो मास्टर जोजो को हर सूरत में ट्रेस कर लेगी और मैं उसका हलक चीर कर उससे रेड नोटबुक के बारे में उगलवा लूंगा। तुम फिक्र मत करो, आओ कंट्रोल रूम में चलते हैं, वहां बैठकर इत्मीनान से बातें करेंगे। ब्लैक जैक ने क्लॉस्टा को नर्म होते देखकर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा तो क्लॉस्टा ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों स्पेशल कैबिन में आ गए। क्लॉस्टा ने ब्लैक जैक का पिस्टल उसे वापस कर दिया था।
वो दोनों अभी कैबिन में आकर बैठे ही थे कि अचानक हल्की सी सीटी की आवाज सुनकर ब्लैक जैक चौंक पड़ा। ओ, वॉइस ट्रांसमीटर पर कॉल आ रही है, ब्लैक जैक ने कहा और उसके साथ ही उसने वॉइस ट्रांसमीटर का विंड बटन खींचकर उसे घुमाकर दोबारा प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, डीएस कॉलिंग, ओवर। दूसरी तरफ से डगलस की तेज आवाज सुनाई दी। यस, बीजे अटेंडिंग यू, ओवर। ब्लैक जैक ने अपने मखसूस लहजे में कहा, बॉस, डगलस बोल रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से डगलस ने कहा, यस डगलस, क्या रिपोर्ट है, ओवर। ब्लैक जैक ने तेज लहजे में कहा, बॉस, मैंने अपने 20 मुसल्लह अफराद के साथ सुपर क्लब में रेड किया। हमने खुफिया रास्तों से दाखिल होकर बेपनाह कत्ल व गारत करते हुए आधे घंटे में सुपर क्लब पर कब्जा कर लिया। हमने हर तरफ तलाशी ली, लेकिन मास्टर जोजो का हमें कुछ पता नहीं चल सका। इस दौरान मास्टर जोजो का नंबर 2 सार्को वहां पहुंच गया। हमने उस पर फौरन काबू पा लिया। उस पर जब मैंने तशद्दुद किया तो उसने बताया कि मास्टर जोजो स्पेशल पॉइंट पर मौजूद है। वहाँ चंद पाकिस्तानी एजेंटों को उसके साथियों ने गिरफ्तार कर रखा है। मास्टर जोजो खुद उनसे पूछगुछ करने के लिए वहाँ गया है, ओवर। डगलस ने रिपोर्ट देते हुए कहा, उस स्पेशल पॉइंट के बारे में क्या मालूमात है, ओवर। ब्लैक जैक ने कहा तो डगलस ने उसे स्पेशल पॉइंट के बारे में तफसील बता दी। ठीक है, तुम इस वक्त कहाँ हो, ओवर। ब्लैक जैक ने कहा, हम इस वक्त सुपर क्लब में ही हैं बॉस, ओवर। डगलस ने जवाब देते हुए कहा, ओके, तुम फौरन अपने साथियों के साथ वहां से निकल आओ। हमें फौरन मास्टर जोजो के स्पेशल पॉइंट पर रेड करना है। मास्टर जोजो को पकड़ना हमारे लिए बेहद जरूरी है, ओवर। ब्लैक जैक ने कहा, यस बॉस, बॉस के इस रेड में आप हमारे साथ जाएंगे, ओवर। डगलस ने कहा, हाँ, तुम अपने साथियों को लेकर थर्ड लाइन मार्क कॉलोनी पहुंचो, मैं वहीं आ रहा हूँ, ओवर। ब्लैक जैक ने कहा, ओके बॉस, ओवर। डगलस ने कहा, ओके, ओवर एंड ऑल। ब्लैक जैक ने कहा और उसने वॉइस ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और उठकर खड़ा हो गया। आओ क्लॉस्टा, हमें मास्टर जोजो को ज्यादा वक्त नहीं देना चाहिए और रेड नोटबुक लेकर कहीं और ना निकल जाए, ब्लैक जैक ने कहा तो क्लॉस्टा अजबात में सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। ब्लैक जैक ने अपना जरूरी सामान एक ब्रीफकेस में रखा और फिर वो दोनों हेडक्वार्टर से निकलकर बाहर आ गए। चंद ही लम्हों में वो एक कार में सवार मास्टर जोजो के स्पेशल पॉइंट की जानिब उड़े चले जा रहे थे। सद्दर के मुंह से एक कराह निकली और उसने यकलक आंखें खोलती। चंद लम्हे वो लाशौरी किसी कैफियत में छत को घूरता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन जैसे बेदार होने लगा और फिर जैसे ही उसका जहन बेदार हुआ वो तेजी से उठकर बैठ गया और हैरत भरी नजरों से उस छोटे से कमरे को देखने लगा जिसके फर्श पर वो बेहोश पड़ा हुआ था। ये वही कमरा था जहां उसे एक बार पहले भी बेहोश करके लाकर फेंका गया था। शऊर जागते ही सफदर को पिछला मंजर किसी फिल्मी सीन की तरह याद आ गया था। उस कमरे से फरार होकर उस कंट्रोल रूम तक जा पहुंचा था जहां फॉर्गन नामी गैर मुल्की एक दूसरे शख्स मॉन्टी से बातों में मसरूफ था और उसके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन रोशन थी जिस पर एक हॉलनुमा कमरे का मंजर नजर आ रहा था। उस मंजर में जूलिया और उसके दूसरे साथी कमरे की एक दीवार के साथ चिपके हुए नजर आ रहे थे।